हेलो बच्चों, अभी हम सेकंड चैप्टर में के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, थोड़ा डेटा इधर उधर भी हो सकता है, बट मोटा मोटी जो समरी है वो सेम ही रहे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हैज ए रियल सोल्यूशन देन रेंज ऑफ लैम्डा इज। इस इक्वेशन का एक रियल सोल्यूशन है, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें लैम्डा की रेंज पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को एक तरफ ले आएंगे और बाकी को एक तरफ ले आएंगे। अब जो लैम्डा है वो लैम्डा राइट हैंड साइड की रेंज में होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की रेंज फाइंड करेंगे। अभी साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की रेंज हम ऑलरेडी बहुत सारी जगह कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसके बाद में इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाता है। तो यहाँ अब हम आगे सोल्व करें, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 जो है, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हमें बता रखा है, और ये कितना हो गया आपके पास में, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या बन गया, 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये लैम्डा आ गया। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा की रेंज हमें पता है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो रेंज होगी वो क्या होगी आपके पास में, 0 to 1। फिर इसमें हम अगर हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 to हाफ। फिर मैं अगर 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये क्या आ रहा है, 0 -1 -1 एंड हाफ -1 माइनस हाफ। तो ये आपके पास में लेमडा की रेंज आ गई। तो लेमडा जो है वो -1 से -हाफ के बीच में इस इंटरवल में है, तब तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर इस इंटरवल के बाहर है, then this equation will not have any real solution। इस क्वेश्चन में हमें एक लिमिट दे रखा है, लिमिट कैलकुलेट करना है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan π/4 प्लस x होल रेज टू पावर 1/x। तो जो लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले हम इनडिटरमिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा वाला फॉर्म है। तो अगर हम x को 0 की तरफ अप्रोच कराते हैं तो जो बेस है वो आपके पास में 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जो पावर है वो आपके पास में इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है। अब 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड अप्रोच बता रखी है कि हम इस पावर को तो आगे ले आएंगे, दिस लिमिट विल बी इक्वल टू, सब ये e की पावर में चला जाएगा। पावर में क्या होगा, ये जो पावर 1/x है ये तो आगे आ जाएगा, और फिर जो बेस है बेस -1 लिख देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लिमिट है इस लिमिट को कैलकुलेट कर लेता हूं। इस लिमिट को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एक बार के लिए L बोल देते हैं, और जो आंसर होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर L। तो हम L कैलकुलेट करते हैं। L क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 1/x tan π/4 प्लस x माइनस 1। तो tan π/4 प्लस x में tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है, यहां हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपके पास में, 2 tan x। अब tan x/x जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिमिट 1 आ जाएगा,
और अब मैं अगर x को 0 की तरफ अप्रोच कराता हूँ तो ये लिमिट आ गई आपके पास में 2। तो हमारा जो क्वेश्चन में जो गिवन लिमिट था उसका आंसर था e की पावर l, और l हमने अलग कैलकुलेट किया तो l की वैल्यू आ गई 2। तो जो अपना आंसर होगा दैट आंसर विल बी e रेज टू पावर l, और e रेज टू पावर l का मतलब हो गया e रेज टू पावर 2। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है fx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, fx इक्वल टू 0 का 1√3 है। 1√3 होने का मतलब क्या हो गया, f ऑफ 3 0 हो गया, और इसके साथ में क्या दे रखा है f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -1 अगर 0 है तो आपको बताना है कि जो दूसरा रूट है fx इक्वल टू 0 का, वो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें, एक रूट हमें 3 पता चल गया है, इसका मतलब एक फैक्टर x-3 आ गया, तो एक फैक्टर तो हम x-3 ले लें। दूसरे रूट के बारे में पता करना तो x-अल्फा, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ एक लीडिंग कोफिशिएंट हम k लगा देते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि अल्फा जो है, अल्फा कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, और इसके लिए हम इसका यूज कर लेते हैं f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो f ऑफ 2, तो यहाँ x की जगह 2 पुट करें तो ये -1 और ये 2 माइनस अल्फा, -1 अगर पुट करें तो ये -4 फिर -1 माइनस अल्फा, तो k तो कॉमन आ गया, ये कितना आ गया अल्फा -2 और ये 4 प्लस 4 अल्फा। k 0 नहीं हो सकता क्योंकि k 0 हो गया तो fx इक्वल टू 0 आ जाएगा, जबकि fx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो k तो आप हटा दीजिए और ये क्या बच गया आपके पास है 5 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा कितना आ गया आपके पास में -2/5। तो आपके पास में जो सेकेंड रूट है उसकी वैल्यू आ चुकी है, अब आप देख सकते हो -2/5। ये जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पैराबोला है y² इक्वल टू 8x, इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है और उसका एक वर्टेक्स इसके वर्टेक्स के साथ मतलब ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं तो मैं देख रहा हूं कि ये वर्टेक्स है, तो इसका मतलब ये जो ये लाइन मतलब अगर इसको हम A बोल दें, इसको हम B बोल दें, इसको हम C बोल दें, तो जो AB और AC हैं वो इस पैराबोला के एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही होंगे, और फिर जो अपोजिट साइड BC है वो यहाँ परपेंडिकुलर होगी पक्का। अब सेम एंगल बना रहे तो ये पूरा एंगल BAC 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम यहाँ y² इक्वल टू 8x पैराबोला है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। y² इक्वल टू 4ax के लिए क्या होता है 80² 280 होता है, तो यहाँ a की जगह कितना आ गया 2 आ गया, तो ये जो b की कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए आपके पास में 2t² 4t। c की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2t² -40 हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से साइड बता सकता हूँ, साइड जो आएगी वो 80 आएगी, तो बेसिकली मेरे को अब t की वैल्यू निकालनी है। साइड 80 ऐसे आ गई, b और c के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया हमने। t की वैल्यू अगर आ जाती है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ गई, और साइड आ गई तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा √3/4a²। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री यूज कर लें। 30 डिग्री कैसे यूज करें, ये लेंथ कितनी है 40 और ये लेंथ कितनी है 2t²। इस ट्रायंगल ABD में आप देखिए tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना जाएगा 4t/2t²। tan 30 डिग्री की मतलब कितना हो गया 1/√3, तो यहाँ से t कितना आ गया 2√3। तो ट्रायंगल की साइड 8t है, तो साइड यहाँ कितने आ गए 16√3 आ चुकी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ चुकी है, तो जो एरिया होता है वो क्या होता है √3/4
साइड स्क्वायर ही तो होता है। तो यहां से जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये जो वैल्यू आती है वो 192 इंटू √3 आ जाती है। तो इस तरह से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में करवा रखा होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बाइनोमियल थ्योरम का है। उसमें बोला है कि 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n का जो एक्सपेंशन है उसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स है उनका जो रेशियो 2:5:12 है। तो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं। एक rth टर्म ले ले, एक r+1th और एक r+2th। तो ये टर्म्स के बजाय कोफिशिएंट्स का रेशियो है। तो NCr-1 NCr NCr+1 ये रेशियो कितना दे रखा है 2:5:12। तो हम सबसे पहले तो इसको लेते हैं NCr-1 और NCr का। तो NCr/NCr-1 ये जो रेशियो 5:2 है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है n-r+1/r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा रेशियो लें। तो मैं यहाँ सेम कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ देख लूंगा कि इसमें r की जगह r+1 ही है। तो इस कैलकुलेशन में r की जगह r+1 रखा तो ये कितना आ गया आपके पास n-r/r+1। तो मेरे पास में n और r में दो लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूंगा। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी और r की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर मैं r को एलिमिनेट कराता हूँ तो n तो आता है 118 और n की वैल्यू उठा के रखते हैं तो r आता है 34। ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमसे n की वैल्यू पूछेगी, तो जो n की वैल्यू है वो हमारे पास में 118 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है 1 to 2 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है बॉक्स। तो मैं सबसे पहले तो इस 3x को, ये जो बॉक्स है इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट 3x - x। इसमें कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये हो गया कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ x जो है वो 1 to 2 है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो इसका मतलब इस गिवन इंटरवल के लिए जो x है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x से बड़ा ही होगा। तो ये जो है ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो मोड ओपन हो चुका है। x dx का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये तो अलग कर लेते हैं और ये 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx। अब मैं देख रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट 3x का जो पीरियड है वो 1/3 होता है। तो यहां हम पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा दे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 3 times 0 to t, 0 to t मतलब 1/3 और ये फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx। और यहां अगर हम इंटीग्रेट करते तो क्या हो गया x²/2। तो यहां से x²/2 जो है इसकी वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास में। तो ये कितना हो गया
0 to 1/3 में फ्रैक्शनल पार्ट 3x की जो डेफिनेशन होती है वो 3x ही होती है। नाइन x²/2 0 to 1/3। यहां से कितना आ गया 9, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है। चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शंस में से हमें देखना है कौन सा इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से हम एक बार के लिए इसको Z1 बोल देते हैं। तो Z1 जो है इसको √54 आएटा और ये इसकी पावर 1/2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आता है हमें, तो हम ने स्क्वायर रूट x प्लस आएटा हुए माना है, स्क्वायरिंग कर देते हैं हम। कंपेयर कराया रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो x² - y² = 3। √54। तो दो इक्वेशन, दो अननोन्स। इसको सोल्व करने का एक छोटा सा मेथड होता है एक और, कि x² + y² का होल स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से x² + y² जो है ये कितना आ गया 9, और ये 54 × 4 54 × 4 116 और ये 125। तो x² + y² जो है आपके पास में 15 आ चुका है। तो ये x² + y² का जो होल स्क्वायर है वो यहाँ से तो 216 और यहाँ से 9 225 का, मतलब ये 15 का स्क्वायर, तो x² + y² 15 आ गया। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से x और y आ जाएंगे। तो यहाँ से जो x निकाला हमने x² = 9, दैट मीन्स x जो है वो ±3 आ गया, और y² 6, तो y जो है वो ±√6 आ गया। बट हम देख रहे हैं कि x और y दोनों सेम साइन के होने चाहिए, इसका मतलब x जो अगर 3 है तो y जो होगा वो √6 हो जाएगा, और अगर x -3 है दैट मीन्स y जो होगा वो -√6 हो जाएगा। तो Z1 आ चुका है, प्लस ले लो या माइनस ले लो, ये आ गया। ठीक है। Z2 को अगर हम देखें यहाँ, तो हम देख रहे हैं बस आयटा वाला पार्ट का साइन ही तो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ से अगर इसको हम Z2 बोलते हैं, तो जो Z2 आएगा वो हम सिमिलरली लिख देंगे, वो क्या आएगा 3 -√6 आयटा। अब हमसे Z1 - Z2 ही तो पूछा है, तो अब हमारे पास Z1 - Z2 के 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। आप दोनों तरफ प्लस ले लो, तो दोनों तरफ हमने जैसे ही प्लस लिया, यहाँ इन दोनों जगह प्लस लिया, तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही किया तो ये कितना आ गया 2√6 आएगा। दोनों जगह माइनस लिया तो ये -2√6 आएगा। यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ माइनस ले लिया तो ये आ गया 6, और यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ प्लस ले लिया तो ये आ गया -6। तो Z1 - Z2 की मेरे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। अब मैं अगर इनके हिसाब से आंसर दूं, तो यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2√6 आ रहा है, वो ऑप्शंस में नहीं दे रखा। यहाँ से अगर हम देखें इमेजिनरी पार्ट -2√6 आ रहा है, वो ऑप्शंस में दे रखा है। इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट 0 है, वो ऑप्शंस में नहीं दे रखा। इसका मतलब ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें हमें केवल इसी का ही इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है। तो जो आंसर होगा इस केस में, इमेजिनरी पार्ट विल बी
-2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सीरीज का है, तो इसमें हमें दे रखा है y इक्वल्स टू cos x के साथ प्रोडक्ट में 3/5 है और sin x के साथ प्रोडक्ट में 4/5 है। cos kx है और sin kx है, ठीक है। और फिर dy/dx पूछा गया है, तो इसको अगर हम देखें तो ये a sin प्लस b cos है, तो हम इससे cos या sin में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ cos इनवर्स लगाओ तो हम इसको cos a प्लस b में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो cos a प्लस b में कन्वर्ट करने के लिए cos kx के साथ जो 3/5 है इसको तो हम cos थीटा पुट कर देते हैं, और sin kx के साथ 4/5 उसे हम sin थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ से थीटा जाएगा tan इनवर्स 4/3। इसको देखें तो ये क्या बन गया, cos kx cos थीटा माइनस sin kx sin थीटा। तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला बन चुका है। अब देखो जो इंफॉर्मेशन मिली है वो बेसिकली यहाँ x की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा, cos इनवर्स cos। बट अज्यूमिंग जेई ने इतनी इंफॉर्मेशन दी होगी कि हम यहाँ से बता पाए, तो एक बार के लिए हम cos इनवर्स cos थीटा को थीटा ही मान लेते हैं। k इंटू के एक्स प्लस थीटा। अब अगर हम यहाँ से dy/dx डिफरेंशिएट करते हैं तो k² x का तो k² आ जाएगा और k थीटा का डिफरेंशिएशन 0, तो ये dy/dx आ गया सिग्मा k²। तो ये 1 से 6 तक के स्क्वायर्स का सम में फॉर्मूला क्या होता है, n+1 n+1 2n+1/6। तो ये 7 × 13 कितना आ गया, 91। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ABC 3 नंबर्स हैं, a³ + b³ + c³ इक्वल्स टू 2 दे रखा है, एंड ये डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 दे रखा है। फिर ABC a × b × c की वैल्यू पूछी गई है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो ये क्या आएगा, 3ABC माइनस ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, इसका एक्सपेंशन हमें याद रखने के लिए ऑलरेडी बोला गया है। तो यहां से ABC जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, और a³ + b³ + c³ की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो ये ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। कॉनिक सेक्शन के इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपरबोला दे रखा है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, x² - y² sec² थीटा इक्वल टू 10, ये हाइपरबोला दे रखा है। और फिर एक एलिप्स दे रखा है, हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है वो एलिप्स के एसेंट्रिसिटी की √5 टाइम्स है। तो एलिप्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया। तो सबसे पहले तो हमें अगर एसेंट्रिसिटी निकालने तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टेन cos² थीटा। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ ये बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू, इसका मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो इसका जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएं, ये 1 + cos² थीटा एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये EH आ गया। इसकी एसेंट्रिसिटी के लिए हम पहले इसे चेंज किया
तो हम देख रहे हैं ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू, तो ये ए स्क्वायर होगा और ये सॉरी यहाँ प्लस आर, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है। तो एलिप्स के एसेंट्रिसिटी को हम इस से डिनोट कर देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको हम बी डैश ए डैश बोल देते हैं, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा ये बी और ये। तो ये कितना आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 कोस स्क्वायर थीटा तो ये एलिप्स के एसेंट्रिसिटी आ चुकी है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है ई एच इक्वल्स टू √5 टाइम्स ई एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा जो आता है 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 और 1 4 cos स्क्वायर थीटा जो आएगा वो यहां से 2/3 आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स 2b स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा, ए मतलब यहां से ए स्क्वायर 5 है तो ए हो जाएगा √5, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के रख दीजिए, ये 2√5 और cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2/3, तो ये कितना आ गया 4√5/3। तो ये आपके पास में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। इसमें बोला है कि एक सर्कल में n स्टेशंस हैं, कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस को तो हम ज्वाइन कर रहे हैं ब्लू लाइन से, तो ये तो ब्लू लाइंस हो जाएंगी, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं रेड लाइन से। तो अगर मैं सारों को ज्वाइन करूं तो मैं देख रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस मतलब ये n पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो पॉलीगन है, तो जो यहाँ ब्लू लाइंस हैं वो तो बेसिकली साइड्स ऑफ पॉलीगन हो जाएगी, और जो रेड लाइंस हैं वो डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन हो जाएंगे। पॉलीगन कितने साइड का बन रहा है, n साइड्स का पॉलीगन बन रहा है। तो नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइंस, तो रेड लाइंस जो होंगी वो 99 टाइम्स ब्लू लाइंस होंगी। तो n साइडेड पॉलीगन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हमें पता है nc2 माइनस n। n साइडेड पॉलीगन के लिए साइड्स होंगी n, तो ये कितना होगा nc2 इक्वल टू 100n, n कैंसिल कर दो क्योंकि n 0 हो नहीं सकता, तो यहां से जो n की वैल्यू आती है दिस वैल्यू कम्स आउट टू इक्वल टू 201। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी जेई में आ रखा है, बस उसमें यहाँ 99 टाइम्स दे रखा है, उसमें कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था, बट वही था कि कॉन्जिक्यूटिव को आप एक कलर से ज्वाइन कर दीजिए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव को आप दूसरे कलर से ज्वाइन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बोला एक कर्व है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2x² dy इक्वल्स टू 2xy प्लस y² इंटू dx, और ये कर्व जो है 1,2 से पास कर रहा है, तो y इक्वल fx कर्व है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 1,2 से पास कर रहा है, तो f ऑफ हाफ की वैल्यू क्या पूछी गई, मतलब बेसिकली x इक्वल टू हाफ पे y की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो हम dx को इधर ले आते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फिर हम यहां से y² और 2x² को डिवाइड कर दे तो ये 1/y², यहां से 2 तो 1 हो जाएगा, और ये
तो ये बर्नौलीज इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं -1/y को z पुट कर दूं तो ये 1/y² dy/dx को dz/dx रखना पड़ेगा। और जैसे आपने -1/y को z पुट किया तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास में e⁻ln x मींस x, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया तो ये z इंटू एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा और इधर अब हम अगर यहां से इस कर्व को देखें तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 1,2 1,2 पास सेटिस्फाई करा देते हैं हम। x को 1 पुट करें, y को 2 पुट करें तो यहां से c जो है वो -½ आ गया। तो यहां से जो कर्व है वो y = 2x अपॉन 1 - ln x आ गया। इस y को इधर ले आए, इसको इधर, और ln x -1 को इधर ले आए, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ln x -1 जो है 1 - ln x में कन्वर्ट हो गया। तो ये कर्व आ चुका है। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया, x = ½ पुट करने पर y की वैल्यू क्या आती है। तो x = ½ पुट किया और ये वैल्यू जो है वो हमें ऑप्शंस में दे रखी है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर का, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसमें बोला है कि पॉइंट ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर भी हमें दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पोजीशन वेक्टर को हम ए वेक्टर और बी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट पी ए बी को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो λ/1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो पी आएगा वो क्या आएगा, λb प्लस ए अपॉन λ+1। आपको लैम्डा फाइंड करना है। वो लैम्डा फाइंड करने के लिए हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है OB.OP माइनस 3 टाइम्स OA और OP का जो क्रॉस है का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6। तो यहां से लैम्डा निकालना है। तो सबसे पहले तो हम OB.OP निकालें। तो B.P, P की जो λb+1 रख दिया तो ये क्या आ गया आपके पास, लैम्डा B.B प्लस A.B और यहां से λ+1, ठीक है। तो B का पोजीशन वेक्टर बताया तो B.B आ जाएगा। B.B कितना आ रहा है आपके पास है 14 लैम्डा प्लस A.B कितना आ रहा है 1 2 + 1 + 3 6 आ गया। तो 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन λ+1, ठीक है। OB.OP आ चुका है। अब नेक्स्ट है OA क्रॉस OP निकालना है। A क्रॉस A क्रॉस भी निकालें हम। A क्रॉस भी जो है IJK 1 1 1 2 1 3, टू आई कैप फिर -J कैप 2 - 3
एंड फिर के माइनस के कैप, ये आ गया। तो ओबी डॉट ओपी आ चुका है, रो ए क्रॉस ओपी आ चुका है। यहां अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ओबी डॉट ओपी मतलब 6 प्लस 14 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, इनटू इसका मैग्नीट्यूड, ये कितना आ गया 6, ठीक है। इस 6 को तो हम इधर ले आते हैं, तो ये कितना आ गया, एलसीएम लिया इधर, तो एलसीएम लेने पे कितना आ गया, ये 6 लैम्डा 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0:1 रेशियो में डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो और लैम्डा की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती, तो एक लैम्डा कैंसिल कर दिया और एक लैम्डा प्लस 1 कैंसिल कर दिया, तो ये 8 लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स टू 18 लैम्डा, यहां से 10 लैम्डा इक्वल टू 8, तो लैम्डा की वैल्यू जो आती है 4/5 आ जाती है 0.80। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये प्रोबेबिलिटी का है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जेई में पहले आ रखा है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। 3 इवेंट्स का वेन डायग्राम बनाया हमने, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 है, इसका मतलब सबसे पहले तो जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब जी, ये 0 आ गया। अब ए और बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, दैट मींस तो मैं देख रहा हूं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनको P1 P2 P3 लिख देते हैं, जिससे लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो A इंटरसेक्शन B मतलब D प्लस जी, दिस इज इक्वल टू P1 इंटू P2, तो D प्लस जी P1 इंटू P2 आ गया, G 0 है, दैट मीन्स D क्या हो गया, P1 इंटू P2 आ गया। सिमिलरली E प्लस जी क्या होगा, P2 इंटू P3, तो E क्या हो गया, P2 इंटू P3, और ऐसे ही F प्लस जी से F आ गया P3 इंटू P1, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है जब A हो चुका है तो B और C दोनों ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो A हो चुका मतलब सैंपल स्पेस में A वाला इवेंट आ जाएगा और B और C दोनों ही ना हो, B और C दोनों ही ना हो मतलब स्मॉल A प्लस डी प्लस एफ प्लस जी जो है बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये यही तो है, A प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ये P1 ही तो है। अब मैं यहां से ये देख रहा हूं कि D और F और G इन सबकी वैल्यू हमें पता, तो ये रख देते हैं, तो A कितना है P1 माइनस D कितना है P1 P2 और F कितना है P3 P1, P1 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये कितना हो गया, और ये हमारे पास जो है ये ऑप्शन नंबर 4 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर का है, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है। नाइन टर्म्स तक का जो सम है वो सम आपको दे रखा है कि x की पावर 10 माइनस एक्स माइनस 45a इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं।
और वो सम अगर इसके बराबर है तो आपसे k की वैल्यू पूछेगी। तो हम अगर इस सीरीज को देखें तो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टर्म अगर हम उठाएं तो फर्स्ट टर्म एक जीपी बनता नजर आ रहा है, तो ये एक जीपी आ गया। इस जीपी का सम लिख दें हम। सेकेंड टर्म अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म जो है वो एक एपी है। तो इस एपी का अगर हम सम लिखें तो क्या आएगा, 9/2 n/2 2a प्लस फिर यहां से n मतलब 9 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आया -2a। सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 10 -x अपॉन x - 1। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a कॉमन आ गया और एक k -8। एलसीएम ले लो। तो ये सम आ गया। ये सम किसके इक्वल दे रखा है, -45a तो मैं देखूं अगर तो सारी टर्म्स मैच हो रही है। ये जो 9 इंटू k -8 है, इसको अगर हम कंपेयर कराएं तो यहाँ ये -45 के इक्वल आ गया। 9 से डिवाइड किया तो k -8 -5 और k इक्वल टू यहाँ से 3 आ गया। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एरिया अंडर कर्व का है। उसमें एक बोला एक रीजन है, उस रीजन को y इक्वल टू अल्फा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अल्फा में कौन सा रिलेशन होगा, 4 रिलेशन आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम रीजन बताते हैं। तो एक तो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना दिया, ये पैराबोला आएगा, ठीक है। फिर हमने y इक्वल टू 2x बनाया, तो y इक्वल टू 2x, यहाँ y इक्वल टू 2x आ गया। ये पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट आ गया 2,4, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब इधर की तरफ, इस पैराबोला में इधर की तरफ, इधर की तरफ। y लेस देन इक्वल टू 2x मतलब इस लाइन के नीचे की तरफ। तो ये रीजन आ चुका है कॉमन। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि y इक्वल टू अल्फा मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू अल्फा, इस लाइन के ऊपर का एरिया इस लाइन के नीचे का एरिया दोनों सेम है। तो मैं क्या करूंगा, ये एरिया निकाल लेता हूँ और ये एरिया निकाल लेता हूँ, दोनों को बराबर कर देता हूँ। तो अगर हम यहां से देखें तो मैं देख रहा हूँ कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए ये जो एरिया है इस एरिया को अगर हम देखें तो 0 टू y की जो लिमिट है 0 टू अल्फा जा रही है। जो ये राइट साइड में ग्राफ है ये पहले आएगा, तो इस राइट साइड का जो ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें आपको x को y के टर्म्स में लिखना है, तो √y माइनस फिर ये लेफ्ट साइड वाला ग्राफ आ जाएगा, तो इसमें आप x को y के टर्म्स में लिखोगे तो y/2। दिस एरिया इज इक्वल टू, अब इस ऊपर वाले एरिया की बात करें तो यहाँ जो लिमिट्स आ रही है y की वो अल्फा से स्टार्ट होके इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 4 तक जाएंगे। राइट साइड वाला जो ग्राफ है वहां से √y आ गया और जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है वहां से y/2 आ गया। इंटीग्रेट कर लें तो यहां से फिर लिमिट्स पुट करें तो यहाँ कितना आ गया 2/3
अल्फा की पावर 3/2 माइनस यहां से कितना आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 4, दिस इज इक्वल टू यहां रखा 4 की पावर 3/2 8 मतलब 16/3 माइनस और फिर यहां रखा तो माइनस टाइम्स 4, ठीक है। तो आप अल्फा की पावर 3/2 वाली टर्म एक साथ लाएं तो ये कितना आ गया 4/3 अल्फा की पावर 3/2, ये माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, फिर इक्वल टू ये कितना आ गया 16/3 माइनस 4 मतलब ये आ गया आपके पास में 4/3। अब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये आप देख सकते हो ऑप्शन में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला A1 से A11 तक एपी की टर्म्स है, इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। उस एपी की 11 टर्म्स का जो वेरिएंस है वो 90 है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/11 मीन का स्क्वायर का सम। तो हम सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो बेसिकली A6 आएगा, और A6 मतलब A+5 दिया जाएगा। आप चाहो तो यहाँ सम लिख के भी बता सकते हो। अब हम अगर यहां जाएं इस फॉर्मूले में 1/11 सिग्मा AR मतलब A प्लस R-1 इंटू D माइनस A बार कितना है A प्लस 5D का होल स्क्वायर। A से A कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपके पास में R-6D। R की वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ D स्क्वायर तो कॉमन आ गया, पहले 1 पुट किया तो 5 स्क्वायर, बेसिकली -5 का स्क्वायर आ रहा है, तो -5 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर सेम ही तो है। फिर यहाँ 4 स्क्वायर, फिर यहाँ 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर। तो बेसिकली 1 से 5 तक के स्क्वायर्स का सम 2 बार आ गया है। यहां हमने रखा फॉर्मूला लगाया 5n(n+1) इंटू 2n+1। तो ये हमारे पास में जो वेरिएंस है ये कितना आ गया 2, 5, 6 से 6, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो ये 10D स्क्वायर आ गया। अब वेरिएंस हमें किसके बराबर दे रखा है 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 90, तो यहाँ से D स्क्वायर इज 9 और D की जो वैल्यू आएगी 3 या D की वैल्यू -3 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इंक्रीजिंग एपी दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू वो 3 आ गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन है। इसमें आपको फंक्शन दे रखा है और इसके मोनोटोनिसिटी का नेचर बताना आपको, बेसिकली इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग है। f(0)(1) दे रखा है, f(0)(1) तो सिर्फ यहाँ के फंक्शन कंटिन्यूअस रह जाए, क्योंकि इस डेफिनेशन से x = 0 आप पुट नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने x = 0 पे अलग से फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। मोनोटोनिसिटी का इंटरवल निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। फिर ये ln 1 + x आ गया। तो डिनोमिनेटर तो क्या है आपके पास में पॉजिटिव है, पर न्यूमरेटर के बारे में आपको नहीं पता, तो न्यूमरेटर को हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं और इसको देखें एक बार। x/1 + x - ln of 1 + x।
अब इस एक्सप्रेशन को देखते ही कई स्टूडेंट्स के चेहरे पे स्माइल आ चुकी है, उन्हें ये सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में करवा चुके हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन के बारे में एक इनइक्वालिटी में क्वेश्चन था ये। तो मैं अगर यहां से अब डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं जिससे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में आसान हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बेसिकली अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वहां कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कोशिएंट रूल से बचने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। डिफरेंशिएट करें इसे हम तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये आ गया आपके पास में 1 माइनस 1 अप जी एक्स का अगर हम नेचर देखें तो जी डेस एक्स का, तो जी डेस एक्स को अगर हम यहां मार्क करें तो यहां आपके पास भी नेगेटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा है। तो जी डेस एक्स का नेचर आ गया -1 to 0 में ये पॉजिटिव और 0 to इंफिनिटी में नेगेटिव है। तो यहां से हम देखें तो ये इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया। इसका मतलब जी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आ रही है, जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आ रही है, दैट मीन्स ऑलवेज इन डोमेन। जी ऑफ 0 यहां से हम पुट करके देखें तो जी ऑफ 0 0 आ रहा है, तो जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था ऑलरेडी कि आपके क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन था x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स जो है उसको नेगेटिव प्रूव करना था। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो जो एफ डेस एक्स का जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव आ चुका है, तो यहां से हम डिनोमिनेटर हम पॉजिटिव देख चुके हैं, तो एफ डेस एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, सो एफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, ऑलवेज डिक्रीजिंग वाला जो ऑप्शन है वो सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये कर्व दे रखा है 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर 2y प्लस कोस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और इसमें x इक्वल टू 0 पे नॉर्मल की इक्वेशन पूछी गई है। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं जिससे मेरे को डिफरेंशिएशन में आसानी हो। तो इसको हम e की पावर में कन्वर्ट कर दें, e रेज़्ड टू पावर 2y ln 1 प्लस एक्स, इसको हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। और ये x आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां से डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएशन करें हम, तो डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां dy बाई डी एक्स और यहां चेन रूल के थ्रू फिर पावर पे गए तो ये प्लस या। अब मैं अगर यहाँ स्लोप निकालूं तो मेरे को यहाँ से एक तो x की वैल्यू तो पता है x इक्वल टू 0, पर y की वैल्यू नहीं पता। तो x इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पुट करें तो जैसे हमने x इक्वल टू 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो y जो आता है वो कितना आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर 1, तो y 2 आ गया। और ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख दीजिए आप, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बेसिकली टेंजेंट की स्लोप है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस रिलेशन में x, y और dy बाई डी एक्स तीन ही तो चीजें हैं, तो x और y की वैल्यू अगर हमें पता है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो हमने पुट किया तो dy बाई डी एक्स जो है e रेज़्ड टू पावर 2y ln x, तो ये तो आ गया e की पावर 0 ln 0 dy बाई डी एक्स प्लस ये कितना आ गया 4, फिर ये 0, तो ये dy बाई डी एक्स यहां से 4 आ चुका है।
dy by dx 4 आ चुका है, इसका मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो 4 है, दैट मीन्स जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो -1/4 होगा। तो आपके पास पॉइंट पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2 और जो नॉर्मल की इक्वेशन आपको निकालनी है, तो नॉर्मल का स्लोप -1/4 है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x + 4y - 8 = 0 आ जाता है। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी। तो ट्रुथ टेबल से अगर हम जाएं तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं हम। एक हमें दिख रहा है कि -p तो सभी में काम आ रहा है, तो -p भी लिख देते हैं हम। f है तो ये ट्रू हो जाएगा। p एंड q और p और q, तो p एंड q, p और q, तो p और q, तो ये ट्रू 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 और इस केस में फॉल्स आएगा, और ये केवल इसी केस में ट्रू आएगा, बाकी हर केस में फॉल्स आएगा। ठीक है, अब हम अगर पहले स्टेटमेंट को चेक करें, तो इन दोनों पे मेरे को क्या करना है, एंड लगाना है। इन दोनों पे एंड लगाना है, मतलब -p और p और q पे एंड लगाना है। एंड क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उसी केस में क्या होता है, ये फॉल्स होता है, अदरवाइज उसी केस, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो उसी केस में ट्रू होता है, अदरवाइज हर केस में फॉल्स होता है। तो देख रहा हूं इन तीनों में ये फॉल्स हो रहा है, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, और केवल यही ट्रू हो रहा है। अब इस पे हम कंडीशनल अगर लगाएं, तो कंडीशनल क्या होता है, ये फॉल्स और ये ट्रू उसी केस में फॉल्स होता है, बाकी हर केस में ट्रू होता है। तो अगर हम यहां देखें तो Q जब फॉल्स हो इन दो में, पर इन दोनों केसेस में ये जो है ये भी फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट हर केस में ट्रू आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही हम एक और चेक कर लेते हैं, एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। वैसे अब मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ गया। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, सेकंड ऑप्शन में -p और p और q, -p और इन दोनों पे और लगाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हर केस में ट्रू आ चुका है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन की बात करें, तो सेकंड ऑप्शन में मतलब इसका इसके साथ कंडीशनल, तो मैं देख रहा हूं ये हर केस में ट्रू है, तो सेकंड वाला जब फॉल्स होगा उस केस में, तो मतलब इन दो केसेस में तो फॉल्स हो गया और इन दो केसेस में ये ट्रू हो गया, तो हम देख सकते हैं सेकंड वाला भी नहीं होगा। फिर ऐसे ही हम आगे वाला देख सकते हैं, तो आप थर्ड वाला आप खुद से चेक कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट हमें पता है थर्ड वाला आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। थर्ड वाला स्टेटमेंट अगर वेरीफाई करें, हम चेक करें, -p और p एंड q, इन पे हमें और लगाना, -p और लगाना है। और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं उसी केस में फॉल्स होता है, बाकी हर केस में ट्रू होता है। तो हम देखिए यहाँ केवल इस केस में फॉल्स आएगा, बाकी हर केस में ट्रू आएगा। अब फिर हम इस पे कंडीशनल अगर लगाएं, तो कंडीशनल लगाते हैं, कंडीशनल का मतलब पहला ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स और ये ट्रू हो, तो ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो, इसका मतलब फोर्थ रो में ये फॉल्स हो जाएगा
बाकी हर जगह ये ट्रू आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख चुके हैं कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट ये भी टोटोलॉजी नहीं है। तो इस तरह से हमने ट्रूथ टेबल बनाकर चेक कर लिया, फर्स्ट वाला टोटोलॉजी आ रहा है, सेकंड और थर्ड दोनों टोटोलॉजी नहीं आ रहे हैं।